हेलो गए आपके लिए ले गए आगे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन कंपल्शन सर्टिफिकेट एग्ज़ाम 2025 प्रमाण पत्र की तरफ से विज्ञान साइंस का नया मॉडल पेपर। तो इसमें हिंदी में और इंग्लिश में दे रखा है। तो इसमें इंग्लिश में दे रखा है द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन ड्रिप सिस्टम होता है। तो ड्रिप सिस्टम पर टिक लगाएंगे। वन प्लांट फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया इस टर्म एड्स उसे कहते हैं फोना पे टिक लगा के। ये हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर आपको अंग्रेजी में सब ना आए इस आसानी होगी। तो अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलोज जो है ये प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। विच इज द हाई कैटेगरी फ्यूल मोस्टली यूज्ड फॉर होम। तो इसका सही उत्तर है एलपीजी गैस जो घर में यूज किए जाते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड these days for surfacing of roads instead of coal tar। तो इसका सही आंसर है बिटुमिन। आपके सर ने भी करवाया होगा या मैम ने कॉपी में, साइंस वालों ने। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है गाइज, आप भी इसे कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है aglasam.com। तो आप इसे गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर इससे मिल जाएंगे। तो अगला प्रश्न है आपका ऑन विच स्केल इज द पावर ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। तो स्केल पूछा है, तो रिक्टर स्केल। इस पे तो वो ट्रीमर्स कितने मैग्नीट्यूड के वो बताए जाते हैं, टर्म्स इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ आपका गलत होगा, रिक्टर स्केल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ डज एन इमेज लुक्ड फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो इरेक्ट एकदम सीधी तो दिखती है आपको, ऐसा थोड़ी आप सीधे खड़े हैं और इमेज उल्टी दिख रही है, ठीक है। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे और भी क्लासेस लेके आएंगे। विच पार्ट ऑफ द आई गिव्स इट्स अ डिस्टिंक्टिव कलर मतलब कि हमारी जो आंखें हैं उनको जो कलर दिखता है, जैसे आपको किसी ने दिखाई अपनी बुक, पूछा कलर क्या है इसका, तो हम रेड कहेंगे, अगर रेड होगा वाइट जो भी है। तो किस पार्ट के आई से, तो वो होता है कॉर्निया। जो हमारी आँख के अंदर जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है वो कलर को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न हमारे लघुरात्मक प्रश्न है, मतलब कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। तो इसमें आपका पहला प्रश्न दे रखा है हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सप्लेन। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी अ बैक्टीरियम प्लांट और एनिमल। मतलब कि जैसे जो वायरस होते हैं वो सिर्फ जो उनके होस्ट होते हैं, जैसे वायरस किसी में भी हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं एनिमल्स के बालों के अंदर वायरस हो सकते हैं, वो अपने होस्ट जिसमें वो होते हैं उसे होस्ट कहते हैं और इसी में वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उसके सेल्स के अंदर, ठीक है। तो ये होता है इसके अंदर डिफरेंस। तो अगला प्रश्न है आपका व्हाट हार्मफुल इफेक्ट्स आर कॉज्ड ऑन एनवायरनमेंट व्हाइल इंक्रीजिंग द फूल कंजप्शन। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, 3 पॉइंट बना के लिख सकते हैं। अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स एयर एंड कॉज रेस्पिरेटरी। जो मतलब कि जो अनबर्न्ट पार्टिकल जो अच्छी तरह से जले नहीं होते वो डेंजरस पॉल्यूटेंट्स जो हवा में नुकसानदायक गैसेस और अन्य पदार्थ छोड़ देते हैं जो हमें रेस्पिरेटरी सांस के संबंधित बीमारियां हो जाती हैं जिससे हमें। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। मतलब जो जैसे आपने कोई चीज़ जलाई वो पूरी तरह से नहीं जली, तो उससे अगर वो जो पूरी तरह से नहीं जली ना तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नामक होती है गैस,
तो वो हवा में छोड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस प्रकार आप इसका बना के लिख सकते हैं। आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से इतना बहुत है। देखिए ये 2 नंबर के हैं। अगला है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर बर्थ ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फॉर बर्थ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब बेबी IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, विच मीन्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन टेक्निक आउटसाइड द बॉडी इज यूज्ड। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ साउंड इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, द अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स। दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क्स एट द फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 हर्ट्ज। तो गाइस ये 20,000 हर्ट्ज है जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कि समझ लो कि हम कितनी आवाज़ सुन सकते हैं। हम 20 हर्ट्ज से ज़्यादा सुन सकते हैं और 20,000 हर्ट्ज से कम। अगर इससे ज़्यादा सुनी तो हम बहरे भी हो सकते हैं। टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगला प्रश्न आपके लघुरात्मक प्रश्न है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये 4 नंबर के आएंगे, टोटल नहीं, एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। तो इसमें अगला दे रखा है, मैच द कॉलम ए विद बी। मैच कॉलम ए विद बी। तो इसमें क्लोरिया है जो बैक्टीरिया होता है अपना, क्लोरिया इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एंड एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है एंटीबायोटिक होती है। फंगी, रस्ट ऑफ वीट, जो वीट में फंगी लग जाती है ना। तो पोलियो गाइस वायरस होता है, सबको पता है। अगला है, डिफरेंशिएट बिटवीन रैपिड कंबशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। जो रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन पे हमें डिफरेंस बताना है। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, व्हेन वी ब्रिंग अ burning mastic or gas lighter near a flammable substance like LPG, the gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion is called rapid combustion. कि जब हम किसी जलती हुई मास्टिक या लाइटर को एक फ्लेमेबल सब्सटेंस जो कि जलन योग्य, मतलब कि जैसे पेपर है, उसके पास ले आए तो उसे एकदम आग लग जाएगी और उससे हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। इस तरह के कंबशन को हम कहते हैं रैपिड कंबशन। और मीनवाइल दूसरी तरफ स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज is called spontaneous combustion, as phosphorus burns in air at room temperature. अब देखो रैपिड कंबशन में क्या था, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे पेपर के पास हमें पहले जलती हुई चीज़ लानी पड़ती थी, वो आग पकड़ के हो जाती थी। स्पॉन्टेनियस कंबशन अलग है, ये ऐसी कंबशन है जिसमें मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, एकदम बस सीधा ही फ्लेम्स में, विदाउट एनी एप्लीकेशन, उसे आग वाग पहले से नहीं लगानी पड़ती, अपने आप हो जाता है। जैसे फोस्फोरस बर्न इन रूम टेम्परेचर, जैसे फोस्फोरस को आप एयर के कांटेक्ट में लाएंगे वो तभी एयर के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाएगी। तो इसी प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस है। अब समझ गए ना, रैपिड कंबशन के लिए पहले हमें एक जलती हुई चीज़ चाहिए जलाने के लिए, उसके लिए चीज़ नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विथ चूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करके ये आपको दे रखे ब्रैकेट में, थ्रेशिंग, वीड्स, फ्लोट, क्रॉप, प्लोइंग। तो इनमें से आपको है भर देना है इसमें। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑल सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग, PLOUG, ठीक है। प्लोइंग
समझ लेना। अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड वीड्स फ्रॉम विच आर कॉल्ड, जो अनवांटेड, जो जैसे हम फसल उगाई, उसमें हमने उगाया तो चावल, लेकिन उसमें और ही कुछ उग रहा है, तो जो वो प्लांट्स होते हैं उसे वीड्स कहते हैं। उसे हटाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो है ना, जैसे पानी भी लेते हैं, मतलब कि हम डाल तो क्रॉप्स को पानी डाल रहे जो हमने उगाए, लेकिन वो भी पानी लेते हैं, वो सनलाइट भी जो उनको उतनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी, तो उनसे हमें कोई काम नहीं होता, इसलिए हमें उन्हें काटना पड़ता है, तो उसे कहते हैं वीड्स। डैमेज सीड्स वुड फ्लो ऑन द टॉप ऑफ वाटर, जो कि डैमेज सीड, जो डैमेज हुए होते हैं सीड, वो पानी के ऊपर आके तैरेंगे, जो सही होंगे वो नीचे ऐसे दब जाएंगे, लेकिन जो डैमेज होंगे वो फ्लोट करेंगे, FLOAT, फ्लोट ऑन वाटर। अगला सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, ये पता ही आपको, थ्रेशिंग प्रोसेस। अगला प्रश्न है आपका, बाय whom the physical changes in the body controlled on the onset of puberty। पहले तो ये सुन लीजिए, ये वन वर्ड में आंसर देना है। गिव आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड, वन वर्ड में इसका आंसर देना है। बाय whom आर द फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी कंट्रोल्ड एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन्स। हार्मोन से जो फिजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो कंट्रोल होते हैं प्यूबर्टी की एज में। विच हार्मोन्स हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट स्ट्रेस, जो तनाव होता है वो किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है, किस हार्मोन के, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रेनलिन। तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द वायरस दैट कॉजेज एड्स, जो एड्स नाम का जो जिस वायरस से एड्स होती है, उस वायरस की फुल फॉर्म बतानी है। तो एड्स होती है हमें HIV से, एड्स HIV से होती है, और HIV की फुल फॉर्म याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस, तो ये होती है HIV की फुल फॉर्म, इसे याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। गोइटर डिसीज इज रिलेटेड टू विच ग्लैंड, गोइटर डिसीज कहाँ होती है, सबको पता होना चाहिए, थायराइड में होती है गोइटर डिसीज, जो गले के पास से होती है। ठीक है, तो अगला है, मार्क ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग, गलत और सही। लिक्विड एंड गैसेज डज नॉट एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड्स ऑफ कंटेनर, जो कि लिक्विड्स और गैसेज होते हैं वो कंटेनर के साइड पे प्रेशर नहीं एग्जर्ट करते, तो ये गलत है, क्योंकि लिक्विड और जो गैस होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। जैसे कि आप प्रेशर कुकर एग्जांपल ले लो, उसमें प्रेशर होता है तभी तो उसकी सीटी ऊपर चलती है, तो उस पर एग्जर्ट करती है, तो इसका उत्तर फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स, इसका उत्तर हो जाएगा फॉल्स गाइस। तो अगला प्रश्न है, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब कि जो बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं, दिशा भी होती है, परिमाण भी होते हैं, तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। वन चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन अनचार्ज बॉडी, तो ये भी ट्रू है, जो चार्ज बॉडी होती है वो अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। आपकी बुक में क्वेश्चन होगा ना, इन्फ्लेटेड बलून, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा कि जब वो सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, कुछ ऐसा होगा आपके, वही। फोर्स कैन नॉट मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने फोर्स लगा के किसी को धक्का दिया तो वो पीछे हटेगा, थोड़ा हिलेगा तो सही, ऐसे थोड़ी एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, तो इसका उत्तर भी फॉल्स हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन, मेंशन इट्स टू कॉजेस, मतलब कि जो डिफॉरेस्टेशन है, मतलब कि हम वो क्यों काटते हैं पेड़ों को और उनके काटने का कारण क्या है,
तो बहुत आसान से कारण है। पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग लैंड फॉर अदर पर्पसेस। जैसे उस फॉरेस्ट को काटना और उस लैंड को अदर पर्पसेस, दूसरे मतलबों के लिए यूज करना। तो किस मतलब के लिए? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, फॉरेस्ट काट दिए, वहाँ लोगों ने खेत बना लिए, खेत बना के वहाँ पे खेती कर रहे हैं, ऐसे। दूसरा लिख सकते हैं बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे फॉरेस्ट काटे, कॉलोनियाँ बना दी, बिल्डिंग्स बना दी, घर बना लिए, ऐसे। अगला है फ्रिक्शन है इज अ बोथ अ फ्रेंड एंड फो, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। जो कि है घर्षण हमारा एक दोस्त भी है और दुश्मन भी। क्यों? स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जाम्पल के साथ। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो। फॉर एग्जाम्पल, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन वी कैन नॉट वॉक। मतलब कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी हम चल नहीं सकते। वी कैन नॉट राइट with the pen or pencil. In the absence of friction, the motion of a moving object will not stop. On the contrary, friction is our foe also. For example, substance get warm due to heat generated by the friction. Thus, friction is harmful but necessary. मतलब कि friction is also foe. फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी है। जैसे सब्सटेंस गेट वॉर्न आउट ड्यू टू हीट जनरेटेड, जो कि है हमारा दुश्मन भी है। फॉर एग्जाम्पल, गेट वॉर्न आउट ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय द फ्रिक्शन, दस फ्रिक्शन इज हार्मफुल बट नेसेसरी। फ्रिक्शन हार्मफुल है बट हमारे लिए जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, अ पेंडुलम ऑस्किलेट्स 15 टाइम्स इन 5 seconds. फाइंड इट्स फ्रिक्वेंसी एंड टाइम। तो गाइस हमें फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है? नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस अपॉन टाइम। तो टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड एंड कितनी ऑस्किलेट्स है 50 टाइम। तो 50 अपॉन 5 तो हो जाएगा इसका आंसर 10 हर्ट्स। 10 हर्ट्स 50 अपॉन 5, रुक जाओ, 50 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया 1 और ये 0 की 0, तो ये आ गया 10 हर्ट्स। अब टाइम पीरियड कितना निकालना? टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी निकली है अपनी? 10, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10। यहाँ पॉइंट लगा देना है, 0 हटा देनी है, 0.1 सेकेंड्स इसकी टाइम पीरियड आ जाएगा। अगला पीरियड है अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एन अर्थक्वेक? व्हाट प्रिकॉशंस वुड यू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम अर्थक्वेक? तो इसमें आपको पहले कॉज लिखना है, फिर प्रोटेक्शन लिखनी है, फिर ये लिखना है कि आप घर पे हो, फिर ये लिखना है अगर आप बाहर हो। लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉज लिखना है और प्रोटेक्शन लिखना है। कैसे? कॉज आप लिखोगे, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर है वो सिर्फ एक पीस में नहीं है। इट इज फ्रेगमेंटेटेड, वो फैली हुई है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। जो एक पार्ट होता है उसे प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअल मोशन, वो कंटिन्यूअल मोशन में होती है। व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अदर, व्हेन ये ब्रश पास्ट वन अदर और अ प्लेट गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, जो कोलिजन के कारण एक दूसरे के नीचे चले गई। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ का क्रस्ट है वहां पे डिस्टर्बेंस हो जाती है, हिलचुल हो जाती है। इट इज द डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस। जब वो नीचे डिस्टर्बेंस होती है तो वो हमें अर्थ की सरफेस पे अर्थक्वेक
के रूप में दिखाई देती है। तो इस कारण से होता है अर्थक्वेक। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, कंस्ट्रक्शन ऑफ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउस एंड यूज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, जो कि है अर्थक्वेक रेजिस्ट हाउस, जो अर्थक्वेक के लिए स्पेशल हाउस बने होते उसको बनाइए, और यूज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, मतलब कि यंत्रों का प्रयोग कीजिए। इन द इवेंट दैट एन अर्थक्वेक डज स्ट्राइक, उस इवेंट में जब अर्थक्वेक स्ट्राइक हो, अगर आप घर पे हो, टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, टेबल के नीचे छुप जाओ, एंड स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, और टेबल के नीचे जब तक रहो जब तक वो शेकिंग स्टॉप नहीं हो जाती, अर्थ का हिलना स्टॉप नहीं हो जाता। इफ़ यू आर आउटडोर्स, फाइंड अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, एक खुले मैदान पे चले जाओ, एक क्लियर स्पॉट ढूंढो जो कि बिल्डिंग्स के पास ना हो, क्योंकि अगर बिल्डिंग्स पास रहोगे अर्थक्वेक से बिल्डिंग गिर भी सकती है, क्या पता वो आपके ऊपर गिर जाए, इसलिए। तो अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न में आपको ये डायग्राम दे रखा है, डायग्राम दे के आपको प्रश्न पूछा है, शो द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, मतलब कि जो लाइन स्ट्राइक कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा बताइए जल्दी। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इंसिडेंट रे है, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे पॉइंट लगाया है, ये होगी नॉर्मल और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये होगा रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, शो द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन द गिवन डायग्राम। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 40, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका उत्तर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है, 40 डिग्री, तो वो आर के बराबर होता है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। बस इतना सा प्रश्न है, ये आपको घबराने के लिए दे दिया है प्रश्न इसमें, लेकिन ज़्यादा मुश्किल है नहीं। एक लाइन लिख के, ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, बस आपको तो ये याद रख लेना है, फिर चाहे यो वैल्यू दे दे, जिसकी वैल्यू पूछ ले आप जब ही निकाल के दे दोगे। तो अगला प्रश्न आपका है ऐसे टाइप क्वेश्चंस 23 से 25 तक। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको शायद ऑप्शन मिले, जी हाँ। तो पहला है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। मेरे ख्याल से आपको ये रहने देना चाहिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और इसी में सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट है, मतलब कि आपको 3 करने पड़ेंगे। कटिंग ऑफ ट्रीज इन डेवलपमेंट इंक्रीजिंग जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। व्हाट इज एडम एप्पल, ड्रॉ लेवल डायग्राम शोइंग इट्स पोजीशन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत मुश्किल है आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए आप, इसमें और में अथवा और, मतलब या तो ये पूरा कीजिए या तो फिर ये नीचे वाला पूरा कीजिए, ये तो वो आप पे डिपेंड है, आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप अथवा में पढ़िए, राइट एनी 4 वेज टू सेव पेट्रोल एंड डिसीज वाइल ड्राइविंग। ये आसान है, 4 वेज लिखनी है डिसीज को, 4 वेज टू सेव पेट्रोलियम एंड डिसीज। पहला लिख दीजिए, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, switch off the engine at traffic lights or at the place where you have to wait, ensure correct tire pressure, ensure regular maintenance of the vehicle। तो ये आपके 4 नंबर तो इसमें पक्के हो गए, मतलब कि 2 नंबर तो एक में पक्के हो गए। दूसरा प्रश्न देखिए, ब के पहले में है,
Wild animals have been reducing gradually due to continuous human activities and their natural aversion to conserve them. ये भी बहुत आसान है. Protected areas should be earmarked to protect fauna and their habitats. Guys, fauna मतलब होते हैं जानवर. ठीक है. तो अगला है for this wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserve should be earmarked. Plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching should be prohibited there. इन चीज़ों को सभी को जो भी मैंने बताए उस पर बैन लगा देना चाहिए, रुकावट हो जानी चाहिए. इसी का सेकंड पॉइंट है ड्रॉ लेबल डायग्राम शोइंग द पोजीशन ऑफ एड्रेनलिन ग्लैंड. एड्रेनलिन ग्लैंड आपको ह्यूमन, देखिए मैं आपको थोड़ा बहुत बना के बता देता हूँ, ड्राइंग पे मत जाना. ये समझ लीजिए आपके इंसान का मुंह है. ठीक है. ये छोटा सा गला, गले से यहाँ पे आपकी ये बाजू है. गाइस मैं पहले बता रहा हूँ, डायग्राम पे मत जाइएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मुझे. तो ये आ गया. ठीक है. अभी आपको यहाँ पे ये बनानी है किडनीज, शायद जो भी है. किडनीज के ऊपर ऐसे जो बादल से होंगे, उन बादल पे ये ही है एडर्नल ग्लैंड. तो ऐसे डायग्राम आपको बना के ये किडनीज के ऊपर होगा, उस पे आपको लिख देना है एड्रेनलिन ग्लैंड. तो आपका जो ये पेपर है ये बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. पेपर आपका लंबा आएगा तो आपको जल्दी करना पड़ेगा पेपर. तो देखिए अभी हमारे बहुत सारे आधा घंटा होने वाला है और हमारे पूरे प्रश्न नहीं हुए. 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर. तो ये हमने डायग्राम बनाया था. ठीक है. तो 24वां प्रश्न है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम ऑफ एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो एंड यूटेरस. इसमें अथवा का ऑप्शन है. ठीक है. पहले प्रश्न पढ़ दे सारे. राइट टू एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. हम फ्रिक्शन को कैसे रोक सकते. तो हमारा इसमें अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम. तो इसमें आपको मैं डायग्राम बना के तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि गाइज मैंने डायग्राम देखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन आपको आइडिया दे देता हूँ. यहाँ पे बड़ा फ्रॉग बनाना, यहाँ पे एग्स बनाना फ्रॉग के, ऐसे करके एरो लगाना है इनके बीच में. यहाँ पे अर्ली टेडपोल, यहाँ पे लेट टेडपोल सा बनाना, यहाँ पे एडल्ट फ्रॉग, फिर से ऐसे बना देना है आपको ये फ्रॉग. तो अगला प्रश्न है हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज एक्सप्लेन. तो इसमें आप जल्दी जल्दी मैं करवा देता हूँ, टाइम खत्म होने वाला है. केयर ऑफ द आइज हैव अ रेगुलर चेकअप ऑफ आवर आइज इफ एडवाइज यूज सूटेबल स्पेक्टिकल्स. अपने आइज का रेगुलर चेकअप करवाते रहें और अगर डॉक्टर ने सलाह दी है तो स्पेक्टिकल्स मतलब कि चश्मा लगा के रखें. 2 लीटर और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज. बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा लाइट हमारे आँखों के लिए हानिकारक हो सकती हैं. डू नॉट लुक एट द सन और पावरफुल लाइट डायरेक्टली. नंगी आँखों से सीधा सन की तरफ ना देखें और एकदम पावरफुल लाइट की तरफ ना देखें. नेवर रब योर आइज, ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन. अपनी आइज को कभी घिसे ना और एकदम ऐसे नहीं बुक में ऐसे घुस कर ही पढ़ना है. जैसे हम ऐसे घुस के पढ़ लेते हैं ना, वैसे नहीं पढ़ना. थोड़ी दूरी, कम से कम 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रख के. फ्रिक्शन इज आवर फ्रेंड बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स हेल्प्स अस इन walk on the surface of earth. We cannot think of walking in the absence of friction. Friction between the tip of the pen and the paper helps us write on the paper. It will difficult to write only when on oily paper or waxed paper due to lack of friction. क्योंकि हम ऑयली पेपर और ऑयली पेपर पे लिखेंगे या वैक्स पेपर पे तो उस पर तो फ्रिक्शन ही नहीं होगी, फ्रिक्शन ही मर जाएगी, तो इसलिए उस पर हम नहीं लिख सकते. तो अगला प्रश्न आप और भी पॉइंट है, मैंने आपको 2 ही बताया, आप अपनी किताब में से देख लीजिएगा. अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है हमारा एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इलेक्ट्रोप्लेटिंग बतानी है और इसमें है बी
कंप्लीट द फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। यस आई नो, प्रेशर इनटू एरिया, ये बहुत आसान है आपका 6+2 2 नंबर का। तो अगला अथवा में और है, डिस्क्राइब द पोटैटो कंडक्टिविटी टेस्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये आपके जो होगा ना, माच की डिब्बी में घड़ी सी बंद कर दी है और नीचे पोटैटो लगा रखा है, वही है, आपकी बुक में ज़रूर दे रखा होगा। तो यही था आज की क्लास में। तो मैंने बस एक क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, तो वो देखिए, हाँ यहाँ पे जो है, कहाँ गया, अरे यहाँ पे, हाँ ये रहा। इसमें जो प्लांट्स फाउंड है इसमें फौना नहीं है, इसमें फ्लोरा है। ये हमारा डायग्राम है उसका, टेडपोल का, तो इसे मिटा दीजिए। तो इसमें जो आपको करवाया था उसमें से फौना नहीं है, इसमें फ्लोरा है। सॉरी गाइस, सॉरी बहुत कर। तो ये था आज का पेपर, क्लास 8 2025 का पेपर। देख लीजिए, लिख रखा है राजस्थान राज्य की शैक्षिक अनुशिक्षा एवं शिक्षण प्रसिद्ध उदयपुर द्वारा। ठीक है, उदयपुर द्वारा आया गया है, सब्जेक्ट विज्ञान। ये नमूना प्रश्न पेपर, सैंपल पेपर, मतलब कि नमूना सैंपल पेपर था ये इसका। तो ये अगले सेम मैं ऐसे अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। तब के लिए गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय गाइस, लव यू।